रेल के मामले में सबसे विशेष हाथ जसवंत सिन्हा का है, सबसे विशेष हाथ इन्हीं का है। क्योंकि हालांकि देखिए चीज को महावीर लाल भी कहे हैं, बाबूलाल महाराजी भी कहे, भुवनेश्वर मेहता भी कहा, हम लोग जोर किया, लेकिन ये लोग जोर करते थे कैसा कि कोढ़िया बैठ गया, बोलो ने छोड़ दे कर इसको खड़ा करके जोते गए। लेकिन ये नहीं, एकदम खड़ा हो गया कि नेव भी दिया, शिलान्यास भी वही किया और झंडी भी वही दिखाया। एक दफा जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि सफलता के बहुत सारे दावेदार होते हैं, असफलता का कोई दावेदार नहीं बनना चाहता है। तो जब रेलवे ट्रैक आ गया, इंजन आया, तो लगातार बहुत सारे लोगों ने कहा कि यशवंत सिन्हा के चलते नहीं आया है। ये नहीं कहा किसके चलते आया है, स्वतः आ गया, ईश्वर ने धरती पर उतार दिया। और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि हमारे चलते आ गया। किसी ने भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी ने भी एक बार भी रेलवे मंत्रालय के पदाधिकारियों से इसके बारे में बात नहीं की, दबाव नहीं बनाया। लेकिन जब सफलता मिल गई तो दावेदारी पेश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। सब कुछ तो दिल थी, मगर वो तो पानिया पिया वाला चीज कहाँ दल के थी, रेलवा तो भेज दलती, रेलवा में चढ़ के जते आदमी। रेल आ गया और बहुत मेहनत की है इसमें यशवंत सिन्हा जी, तब जाकर हम लोग का यहाँ रेल आया हुआ है। लेकिन आप अभी यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक महिला पानी झीक रही थी। मतलब पानी का इतना प्रॉब्लम है हम लोग का यहाँ पर, कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर इस गांव में मतलब चापानल भी बहुत आने के लिए यहाँ पर यशवंत सिन्हा से हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या किए। यहाँ पे तो एक भी हमारा गांव में चापानल भी नहीं है, इसीलिए हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पानी के लिए आप। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह पीने के पानी की भयंकर समस्या रही है। तो मैंने हजारीबाग के सारे पाइपलाइन को बदलवाने का काम किया, ज़्यादा क्षमता वाले पाइपलाइन को लगाया, जहाँ पाइपलाइन नहीं गया था वहाँ ले जाने का काम किया, और कई नए पानी के टंकी बने जिससे पानी की सप्लाई में सुविधा है। फिर उसके बाद छड़वा डैम की समस्या आई। छड़वा डैम में पहले पानी लीक हो जाया करता था, तो मैंने पहले तो उसको मरम्मत करवाया था कई साल पहले। उसके बाद पानी पूरी तरह से जमा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें मट्टी जमा हो गया था। तो मैंने 4 करोड़ से अधिक राशि खर्च करके छड़वा डैम के गहरीकरण की योजना को स्वीकृत करवाया। छड़वा डैम का गहरीकरण हुआ और अब पूरी तरह से पानी की किल्लत मिट जाए हजारीबाग में। इसके लिए राज्य सरकार से मिलकर एक कोनार डैम से पाइपलाइन के द्वारा हजारीबाग को शहर को पानी का सप्लाई मिले, इसका इंतजाम हमने किया है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, अनेक सैकड़ों मैंने चापाकल दिए हैं लोगों के लिए, जिसमें कि वो पीने के पानी की सुविधा उनको उपलब्ध हो। कई कुएं खुदवाए हैं जहाँ जहाँ लोगों ने कुएं की बात की ताकि उनकी समस्या दूर हो। तो पीने के पानी को बहुत प्राथमिकता देकर मैंने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ किल्लत है वहाँ पर पीने के पानी दूर हो, की समस्या दूर हो। शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेक जगह डीप बोरिंग करा के और टंकी बनवाकर ये प्रयास किया गया है कि लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं। शहर के लिए पानी का व्यवस्था छड़वा डैम से हो रहा है, वहाँ का गहरीकरण हो रहा है, जो भी व्यवस्था बन पाया बन रहा है। लेकिन हम किसानों के लिए क्या किए? देखिए, ये है कि मेरा जो प्रशासनिक अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2 प्रकार की योजनाएं जो हैं वो हजारीबाग की जैसे इलाके में या झारखंड में सफल हो सकती हैं। एक है कुओं की योजना और दूसरा है चेक डैम की योजना। इसलिए मैंने प्रशासन के ऊपर यहाँ से लेके रांची तक दबाव बनाया कि कुएं को बड़े पैमाने पर खोदा जाए और उसी के अंतर्गत अंततः लगभग 6000 कुएं यहाँ के पंचायतों में खोदे गए हैं। मुझे लगता है कि और हजारों कुएं यहाँ बनाए जाने चाहिए, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है वो भी सुरक्षित रहेगा और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो इस क्षेत्र में बहुत काम अभी करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे चेक डैम बनवाए, बहुत सारे पुराने बांध वगैरह जो टूटे हुए थे उनकी मरम्मत हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे पीने का पानी हो चाहे सिंचाई की सुविधा हो, उसमें हम लोगों ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है।
गांव में बहुत काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कुआं है, पंचायत हर पंचायत में मिला है, तालाब है, रोड है, बहुत से सुविधा है। और एक तो बहुत बड़ा यहाँ रेल नहीं था हमारे हजारीबाग के अंदर, अभी रेल आदमी देख पाता है, हमारे बच्चे छोटे छोटे रेल देख करके खुश होते हैं। लेकिन एक चीज़ की बहुत कमी है, मैं उनसे संसद महोदय से आग्रह करता हूँ या गुजारिश करता हूँ, बिजली की समस्या है, बहुत छोटा सा काम है बिजली का, कि बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते कोई टाइम से, और जितना टाइम बिजली होना चाहिए उतना टाइम नहीं होता है। और ये मुसीबत सबके लिए, अमीर हो गरीब हो, जैसा भी हो, गांव हो देहात हो शहर हो, उसके लिए बहुत बिजली की आवश्यकता है। ट्रांसफार्मर जलते रहे हैं और मैं बड़े पैमाने पर ये बिजली बोर्ड के पदाधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर उन ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस कराता रहा हूँ, बदलवाता रहा हूँ। दूसरी बात ये थी कि झारखंड में और खास करके हजारीबाग में जो वितरण की व्यवस्था है, ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, वो बहुत कमजोर था। उसको मजबूत करने के लिए जो उपाय करने थे, सब स्टेशन बनाना, तारों को मजबूत करना, ये काम हमने करना। और तीसरा कि उत्पादन जो है बिजली का, उसकी क्षमता में क्षमता के अनुसार उत्पादन हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहा। और उसी का नतीजा है कि आज हजारीबाग में दूसरे जिलों की अपेक्षा में बेहतर बिजली की व्यवस्था कि NH-33 तो बन ही गया है यहाँ से रांची तक कंप्लीट, और जो समय लगता था पहले ज़्यादा, वो उससे आधा समय में ही दूरी तय हो जा रहा है। लेकिन बात है कि गांव का भी कुछ विकास हुआ है, शहर का थोड़ा कम है। गांव में भी रोड तो बन गई है, और जो हमारे शहर है, शहर का जितना भी रोड है वो क्या बनेगी, जो पानी जमा हुआ रहता है और बहुत ख़राब हो गया है। और जो फ्लाईओवर का जहाँ जहाँ था, वो फ्लाईओवर कब तक बनेगी? सब जानते हैं कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कई सारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग गुजरते हैं। शायद किसी दूसरे क्षेत्र में इतने सारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग नहीं है। हजारीबाग ही एक ऐसा मुख्यालय है जो रांची से आज के दिन 4 लेन बढ़िया सड़क से जुड़ गया है। GT रोड जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, मेरे क्षेत्र से गुजरता है, उसका 4 लेनिंग हो गया बहुत पहले, अब उसके 6 लेनिंग का प्रस्ताव है। चौपारण में और बरकट्ठा में लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हम लोग और परेशान नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ फ्लाईओवर बनवाइए। और पूरे चौपारण में और पूरे बरकट्ठा में मैंने जोर देकर फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृत कराया है। जब 4 लेनिंग का काम शुरू होगा तब। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर हजारीबाग के गांवों को जोड़ने का प्रयास हुआ है पक्की बढ़िया सड़कों से। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के चंद क्षेत्रों में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की गिनती होगी। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की योजनाएं हैं उनके मामले IAP के अंतर्गत, राज्य संपोषित के अंतर्गत कई सड़कों को मैंने सिफारिश करके बनवाने का काम किया है। जहां तक हजारीबाग नगर का सवाल है, तो सब लोग जानते हैं इस बात को कि मैंने जोर देकर नगर के 8 मुख्य सड़कों को मैंने PWD को ट्रांसफर करवाया और PWD के द्वारा उनको बनाने का काम पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा अभी 13 मुख्य सड़कें हैं हजारीबाग की, जिनके लिए मेरे संसदीय कोष में पैसा नहीं था। जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं श्री KD सिंह जी, उनसे मैंने आग्रह किया कि आपके कोष में अगर कुछ पैसा बचा हो तो आप हमारे नगर को दीजिए। उन्होंने कुछ पैसे उपलब्ध कराए हैं और 1,60,000 करोड़ 60 लाख की योजनाएं अभी नगर में शुरू हैं, जिससे नगर की सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। तो इस प्रकार सड़कों पर तो मैंने बहुत ध्यान दिया है। हर सड़क बन गई क्या? नहीं। पहले क्यों नहीं बनी, इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हजारीबाग के विकास की जब बात होती है तो एक परिवार जो है यहाँ का, जो घराना था, जो राज करता था हजारीबाग के ऊपर, उस परिवार के 7 बार हजारीबाग से चुनाव जीता है। और इस बार भी उसी परिवार के एक सदस्य
उम्मीदवार शायद बने कांग्रेस पार्टी के, 7 बार चुनाव जीते और 7 बार में उन लोगों ने क्या किया? क्यों नहीं हजारीबाग स्लीपिंग सिटी से ऊपर उठा? ये सवाल उठता है। आज जो लोग मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं उनको अपने गरिबान में देखिए। लोग कहते हैं कि हजारीबाग को एजुकेशनल हब बनाएंगे। मेरा सवाल नेताजी से ये है कि आपने हजारीबाग को एजुकेशनल हब बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं अभी तक? IT इंडस्ट्रीज यहाँ क्यों नहीं आ सकती हैं? नेताजी से मेरा सवाल बस इतना है कि वो IT हब बनाने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? देखिए, कुछ लोग जो एजुकेशन हब की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा नया अनूठा आइडिया वो दे रहे हैं। हजारीबाग एजुकेशन हब पहले से रहा है। यहाँ पर स्कूल की भी बहुत अच्छे संस्थाएं हैं, अच्छे स्कूल हैं। सेंट कोलंबस कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, मार्कहम कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि यहाँ पर गुणवत्ता के आधार पर और कॉलेजेस खुले, यहाँ पर विश्वविद्यालय खुले। तो विश्वविद्यालय खुल गया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यहाँ पर चालू हो गई और उस यूनिवर्सिटी को UGC की मान्यता दिलाने में मैंने प्रमुख भूमिका निभाई है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स को वहाँ पर छात्र छात्राओं को, विशेषकर छात्राओं को आने जाने की सुविधा हो, उसके लिए बस भी अपने फंड से उपलब्ध कराया है। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, हालांकि एक नाकाफी है, अनेक खुलने चाहिए। अब रहा एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुले। हम लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलवाएं, आने वाले दिनों में उसको मैं सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा और उसी के साथ यहाँ के अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाए, उत्क्रमित किया जाए, वो भी उसके साथ एक जुड़ा हुआ है। हमारे हजारीबाग में बड़े बड़े कॉलेज खुले, जैसे मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक ग्राउंड भी नहीं है, ना एक साइंस सेंटर खुला, लेकिन अभी तक उसका शुरुआत भी नहीं हुआ है। कब होगा नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि एक साइंस सेंटर कब खुलेगा? 2009 में जब मैं दोबारा यहाँ से लोकसभा का सदस्य चुना गया तो उस समय से लेकर लगातार अभी हाल तक आचार संहिता लागू होने तक मैंने प्रयास किया कि वो जो खेल प्रशिक्षण केंद्र है वो जल्दी से जल्दी चालू। इसी बीच में चूंकि चुनाव होने थे तो कांग्रेस के मंत्रियों को किसी ने शायद कहा होगा केंद्र में कि अभी अगर इस खेल प्रशिक्षण केंद्र को चालू किया जाता है तो इससे यशवंत सिन्हा को लाभ होगा, इसलिए आप इसको चालू मत कीजिए। और मुझे आप अफसोस है ये कहते हुए कि श्रीमान मोइली जी अपने वादे से हट गए और उन्होंने इसमें कोई रुचि दिखाना छोड़ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अब आचार संहिता लग गई और इस प्रशिक्षण केंद्र का जो एक उद्घाटन होना चाहिए था, उपयोग होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मेरी प्रतिबद्धता है कि हम लोग इस चुनाव के बाद जल्दी से जल्दी इसका प्रशिक्षण केंद्र ये खुलेगा और यहाँ पर पूरे झारखंड के खिलाड़ी आएंगे और उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और खेल के मामले में पद्मा का सेंटर जो है वो अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित